नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपीजी स्टडी पर। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे और विशाल संविधानों में शामिल करती हैं। क्यों कहा जाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? चलिए समझते हैं इसे बिल्कुल सरल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। दोस्तों, भारतीय संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत और विशिष्ट संविधानों में से एक माना जाता है। इसे बनाते समय विश्व के अनेक प्रमुख संविधानों का अध्ययन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दुनिया के कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स को स्टडी किया और उनमें से महत्वपूर्ण प्रावधान चुने। विभिन्न देशों से महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए, लेकिन उन्हें भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया गया। यानी ये किसी का ब्लाइंड कॉपी नहीं है, बल्कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडैप्ट किया गया एक बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी की तारीख का चुनाव भी इसलिए किया गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। समय के साथ देश की बदलती ज़रूरतों के अनुसार संसद द्वारा इसमें अनेक संशोधन किए गए। इसीलिए भारतीय संविधान स्थिर भी है और समयानुकूल परिवर्तनशील भी। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन ये एक स्थिर दस्तावेज नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ इवॉल्व होता रहता है। समय समय पर संसद ने देश की बदलती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन किए हैं। इसीलिए संविधान को फ्लेक्सिबल भी माना जाता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। इसके तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। अब तक संविधान में 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले 7वां संशोधन अधिनियम 1956 का उल्लेख करते हैं। इसके माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर राज्यों की व्यवस्था की गई। ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद 42वां संशोधन अधिनियम 1976 आता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा प्रियम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता जैसे शब्द जोड़े गए। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, केंद्र की शक्तियों को बढ़ाया गया और न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया। फिर 44वां संशोधन अधिनियम 1978 ने आपातकाल संबंधी प्रावधानों में सुधार किया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं को पुनः स्थापित किया गया। 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची शामिल की गई। इसी तरह 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची शामिल की गई। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9B जोड़ा गया। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण संशोधनों ने संविधान को समय के अनुसार अपडेट किया और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाया। अब हम जानेंगे मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। इस निर्णय ने संसद की संशोधन शक्ति की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी। न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात संसद नए प्रावधान जोड़ सकती है, पुराने प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है तथा आवश्यक संशोधन कर सकती है। लेकिन साथ ही न्यायालय ने ये भी कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना या उसकी मूल पहचान को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये है कि संविधान में परिवर्तन संभव है, परंतु उसकी आधारभूत विशेषताएं सुरक्षित रहेंगी। मूल संरचना में डेमोक्रेसी, गणराज्य स्वरूप, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा, संविधान की सर्वोच्चता तथा शक्तियों का संतुलन जैसे तत्व शामिल माने जाते हैं।
इस प्रकार मूल संरचना सिद्धांत संविधान को स्थिरता प्रदान करता है और संसद की असीमित शक्ति पर एक संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करता है। अब हम भारतीय संविधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता को समझते हैं। ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि विश्व के संविधानों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान वो होता है जो एक व्यवस्थित दस्तावेज के रूप में संकलित होता है, अर्थात उसके सभी नियम, सिद्धांत और प्रावधान एक ही आधिकारिक दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इसके विपरीत कुछ देशों का संविधान अलिखित परंपराओं, कानूनों और प्रथाओं पर आधारित होता है। ऐसे संविधान में सभी नियम एक ही दस्तावेज में संकलित नहीं होते। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। इन दोनों प्रकारों में भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से एक लिखित संविधान है, और इतना ही नहीं, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। ये एक अत्यंत विस्तृत, व्यापक और विस्तारपूर्वक तैयार किया गया दस्तावेज है। इसमें केवल शासन के मूल सिद्धांत ही नहीं, बल्कि प्रशासन से संबंधित विस्तृत प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। जब 1949 में संविधान को अपनाया गया, उस समय इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समय के साथ अनेक संशोधन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी संरचना और अधिक विस्तृत हो गई। आज इसमें लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान इतना विस्तृत क्यों है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारत की विशालता और विविधता। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहां भाषा, संस्कृति, धर्म, क्षेत्र और सामाजिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। हर राज्य की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग आवश्यकताएं हैं। ऐसी स्थिति में एक छोटा और सीमित संविधान इन सभी विविधताओं को समाहित नहीं कर सकता था। इसीलिए संविधान को विस्तृत बनाया गया, ताकि देश की सभी परिस्थितियों, सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जा सकें। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का गहरा प्रभाव रहा। 1935 का अधिनियम स्वयं एक विस्तृत और जटिल कानून था, जिसमें प्रशासनिक ढांचे से संबंधित अनेक विस्तृत प्रावधान थे। संविधान निर्माताओं ने उस अधिनियम के कई उपयोगी प्रावधानों को अपनाया, जिसके कारण संविधान की संरचना भी विस्तृत हो गई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि भारत में केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान है। कई संघीय देशों में राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ केंद्र और राज्यों दोनों के शासन से संबंधित सभी प्रावधान एक ही दस्तावेज में शामिल किए गए हैं। इसी कारण संविधान का आकार स्वाभाविक रूप से बड़ा हो गया। चौथा महत्वपूर्ण कारण संविधान सभा की संरचना थी। संविधान सभा में विधि विशेषज्ञों और संवैधानिक विद्वानों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासनिक और कानूनी विवरण भी संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। इसी क्रम में एक और बात महत्वपूर्ण है। जिन विषयों को अन्य देशों में सामान्य कानूनों या परंपराओं पर छोड़ दिया जाता है, उन्हें भारत में सीधे संविधान में लिख दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि शासन व्यवस्था स्पष्ट और सुव्यवस्थित रहे तथा व्याख्या में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। इन्हीं सभी कारणों से भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और व्यापक लिखित संविधान बना। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत को। भारतीय संविधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके अनेक प्रावधान विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरित हैं। संविधान निर्माताओं ने केवल अपने अनुभवों पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि विश्व की विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं को समझा, उनका विश्लेषण किया और उनमें से उपयुक्त प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि भारतीय संविधान बनाते समय दुनिया के सभी प्रसिद्ध संविधानों को प्रैक्टिकली छान मारा गया, अर्थात संविधान निर्माण के दौरान विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया और उनके श्रेष्ठ तत्वों को समन्वित किया गया। यदि हम संविधान के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो उसका मुख्य आधार भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है। उस अधिनियम से संघीय ढांचा, प्रशासनिक संरचना और कई संस्थागत व्यवस्थाएं ली गईं। मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया था और उसी भावना को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया।
राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करना है। संसदीय शासन प्रणाली और मंत्री परिषद की जिम्मेदारी का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटिश प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और यही सिद्धांत भारत में भी लागू किया गया। इसके अतिरिक्त कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस यानी उस समय के यूएसएसआर, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों से भी विभिन्न प्रावधान अपनाए गए। हालांकि ये माना जाता है कि सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही रहा है, क्योंकि संविधान के अनेक प्रशासनिक और संघीय प्रावधान उसी से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान किसी एक देश की नकल नहीं है, बल्कि विश्व के सर्वोत्तम संवैधानिक अनुभवों का समन्वय है, जिसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। अब हम जानेंगे भारत के कठोरता और लचीलेपन के समन्वय के बारे में। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें कठोरता और लचीलेपन दोनों का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। विश्व के संविधानों को सामान्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, कठोर और लचीला संविधान। कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल और विशेष होती है, अर्थात उसे बदलने के लिए सामान्य विधायी प्रक्रिया से अधिक कठिन और विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। इसके विपरीत लचीला संविधान वो होता है जिसे सामान्य कानून की तरह आसानी से बदला जा सकता है। उसमें संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल होती है। इसका प्रमुख उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। भारतीय संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न ही पूर्णतः लचीला, बल्कि ये दोनों का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करता है। संविधान में संशोधन की मुख्य प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। संशोधन की 3 प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। पहली श्रेणी में वे प्रावधान आते हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। इसका अर्थ है कि सामान्य बहुमत पर्याप्त नहीं होता, बल्कि एक निर्धारित उच्च बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरी श्रेणी में वे प्रावधान शामिल हैं जिनमें संसद की विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। ये प्रावधान संघीय ढांचे की रक्षा के लिए किया गया है, ताकि राज्यों से संबंधित विषयों में उनकी सहमति सुनिश्चित हो सके। तीसरी श्रेणी में कुछ ऐसे प्रावधान आते हैं जिन्हें साधारण बहुमत से भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माने जाते, बल्कि सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से किए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान में जहां आवश्यक हो वहां कठोरता रखी गई है और जहां व्यावहारिक आवश्यकता हो वहां लचीलापन प्रदान किया गया है। यही संतुलन भारतीय संविधान को स्थिरता भी देता है और समय के साथ परिवर्तन की क्षमता भी प्रदान करता है। संघीय व्यवस्था परंतु एकात्मक झुकाव के साथ। भारतीय संविधान एक संघीय व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। इसका अर्थ है कि शासन की शक्तियां एक ही स्तर पर केंद्रित नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बांटी गई हैं। संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं भारत में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, जैसे 2 स्तर की सरकार, एक लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और एक स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सभी तत्व किसी भी संघीय व्यवस्था की पहचान माने जाते हैं और भारत में ये सभी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त संसद की द्विसदनीय व्यवस्था भी संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर विधायी प्रक्रिया को संचालित करती हैं, जिसमें राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था पूर्णतः संघीय नहीं है, इसमें एकात्मक प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। भारत में केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां दी गई हैं, विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, जबकि कई संघीय देशों में राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक है, किसी राज्य का पृथक नागरिक नहीं। राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, जिससे राज्यों पर केंद्र का प्रभाव बना रहता है। न्यायपालिका भी एकीकृत है, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही न्यायिक प्रणाली है। यहाँ दोहरी न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि संघीय राज्य। इसका विशेष महत्व है।
इसका अर्थ ये है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। इसके साथ ही किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इन्हीं कारणों से भारतीय संघीय व्यवस्था को अक्सर अर्ध संघीय या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघीय ढांचा कहा जाता है। इस प्रकार भारत का संविधान संरचना में संघीय है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली में एकात्मिक झुकाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान ने जो शासन प्रणाली अपनाई है वो संसदीय प्रणाली है, जो मुख्यतः ब्रिटेन की व्यवस्था से प्रेरित है। इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका संसद से ही निकलती है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, अर्थात संवैधानिक रूप से वो राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। सामान्यतः लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी या गठबंधन सरकार बनाता है और उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। यही प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये संसदीय उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाता है और वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे निर्धारित समय के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमंत्री शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु होता है और वही सरकार की नीतियों एवं प्रशासन का नेतृत्व करता है। वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों का समन्वय करता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी इस प्रणाली का महत्वपूर्ण तत्व है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, जिससे नए चुनाव का मार्ग प्रशस्त होता है। यद्यपि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है, लेकिन यहाँ संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संसद संविधान के अधीन कार्य करती है। इसके अतिरिक्त भारत एक गणराज्य है, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राजशाही प्रणाली है और वहाँ राजा या रानी वंशानुगत रूप से राज्य प्रमुख होते हैं। इन्हीं कारणों से भारतीय संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित होते हुए भी भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और गणतांत्रिक स्वरूप के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। अब हम समझेंगे संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय के बारे में। विभिन्न देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में शक्ति संतुलन अलग अलग प्रकार से स्थापित किया गया है। कहीं संसद को सर्वोच्च माना गया है तो कहीं न्यायपालिका को अंतिम अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। वहां संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय निरस्त नहीं कर सकता, अर्थात संसद की इच्छा ही सर्वोच्च मानी जाती है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रमुख है। वहां सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्ति प्राप्त है और वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान ने इन दोनों व्यवस्थाओं का सीधा अनुकरण नहीं किया, बल्कि एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। भारत में संसद को कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत वे असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के स्थान पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया था। प्रारंभिक रूप से इससे न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित माना गया, क्योंकि न्यायालय केवल ये देखता था कि कानून विधि सम्मत प्रक्रिया से बनाया गया है या नहीं। इस प्रकार भारतीय व्यवस्था में न तो संसद पूर्णतः सर्वोच्च है और न ही न्यायपालिका पूर्णतः सर्वोच्च है। दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संरक्षण दोनों सुनिश्चित हो सकें। यही संतुलन भारतीय संविधान की विशिष्टता है, जो शक्ति विभाजन के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में लागू करता है। अब हम जानेंगे एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में। भारतीय संविधान ने एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित की है जो एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी। एकीकृत का अर्थ है कि पूरे देश में न्यायालयों की एक ही श्रृंखला या संरचना है,
अर्थात केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायिक प्रणालियां नहीं हैं, बल्कि एक ही न्यायिक ढांचा पूरे देश में लागू है। इस व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय कार्य करते हैं और उनके अधीन जिला एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। इस प्रकार एक स्पष्ट और संगठित न्यायिक संरचना स्थापित की गई है। भारत में दोहरी न्यायिक प्रणाली नहीं है। कई संघीय देशों में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय होते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ केंद्र और राज्यों के लिए एक ही एकीकृत न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। इसका दायित्व है कि वो संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकते हैं। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें केवल एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। उनके वेतन और भत्ते निश्चित होते हैं ताकि उन पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव न पड़े। उनके व्यय भारत की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर आरोपित होते हैं। इसका अर्थ है कि उनके वेतन और खर्चों को संसद की वार्षिक स्वीकृति पर निर्भर नहीं रखा गया है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों के आचरण पर सामान्यतः संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, जिससे न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहती है। इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने वाली संस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। अब हम जानेंगे मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला माने जाते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करना है। वर्तमान में नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की गारंटी दी गई है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक विस्तृत है। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता आदि शामिल हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। ये मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम जैसे शोषणकारी कार्यों पर रोक लगाता है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित और लागू किए जा सकते हैं, अर्थात ये न्याय संगत यानी जस्टिसिएबल हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। हालांकि ये अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। इन पर सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और नैतिकता के हित में युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, जो नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। अब हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक विस्तृत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान की एक विशेष और नवीन विशेषता बताया था। उनका मानना था कि ये तत्व भारतीय राज्य को एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र पूर्ण नहीं माना जा सकता। ये सिद्धांत सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं जो देश को एक कल्याणकारी राज्य अर्थात वेलफेयर स्टेट में परिवर्तित करें। नीति निर्देशक तत्वों को सामान्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी है समाजवादी सिद्धांत, जो सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देते हैं। दूसरी श्रेणी है गांधीवादी सिद्धांत, जो ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और कमजोर वर्गों के उत्थान पर केंद्रित हैं। तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, न्याय और समान नागरिक संहिता जैसे आदर्शों को प्रोत्साहित करते हैं। ये तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात ये अन्यायसंगत या नॉन जस्टिसिएबल हैं। यदि सरकार इनका पालन न करे तो सामान्यतः नागरिक सीधे न्यायालय में इन्हें लागू कराने के लिए नहीं जा सकते। फिर भी संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वो कानून बनाते समय इनका पालन करे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन भारतीय सांवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में स्पष्ट किया कि संविधान की आधारशिला मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है। जहां मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार दोनों मिलकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और संतुलित बनाते हैं। अब हम जानेंगे मौलिक कर्तव्य। प्रारंभिक रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। जब संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ये संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके बाद मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं और ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, अनुशासन और नैतिक चेतना का विकास करना है। ये नागरिकों को ये स्मरण कराते हैं कि केवल अधिकारों की मांग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रमुख मौलिक कर्तव्यों में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना शामिल है। इसके साथ ही देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दें, ताकि समाज में भाईचारा और एकता बनी रहे। पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना भी नागरिकों का दायित्व है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। मौलिक कर्तव्य अन्यायसंगत अर्थात नॉन जस्टिसिएबल है। इसका अर्थ है कि इन्हें सीधे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता, तो सामान्यतः उसके विरुद्ध सीधे सांवैधानिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फिर भी ये नागरिकों को ये स्मरण कराते हैं कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नागरिकों की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखते हैं। अब हम जानेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करता है। इसका अर्थ ये है कि राज्य किसी भी एक धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करता और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। धर्मनिरपेक्षता का आशय ये नहीं है कि राज्य धर्म विरोधी है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। हालांकि ये शब्द बाद में जोड़ा गया, लेकिन संविधान के मूल प्रावधानों में पहले से ही धर्मनिरपेक्षता की भावना विद्यमान थी।
संविधान नागरिकों को विचार, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव से संरक्षण दिया गया है। राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। इनके अंतर्गत व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, बशर्ते कि वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के विरुद्ध न हो। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। ये प्रावधान सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण और सम्मान देता है, न कि केवल तटस्थ रहता है। संविधान ने धार्मिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला और समाज में विभाजन की प्रवृत्ति को कम किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करती है और सभी नागरिकों को समान सम्मान और अधिकार प्रदान करती है। अब हम जानेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान ने चुनाव प्रणाली के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या संपत्ति की स्थिति कुछ भी हो, मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये सिद्धांत लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाता है, क्योंकि इसमें सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान करने का पात्र है। प्रारंभ में मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के माध्यम से इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इससे युवाओं को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला। ये सिद्धांत लोकतंत्र को व्यापक और सहभागी बनाता है, क्योंकि इससे सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर मिलता है। सार्वभौमिक मताधिकार से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिलता है। पहले के समय में कई देशों में मतदान का अधिकार केवल संपन्न या शिक्षित वर्ग तक सीमित था, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही सभी वयस्कों को ये अधिकार प्रदान किया। ये राजनीतिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। जब हर नागरिक को मतदान का अधिकार मिलता है, तो शासन वास्तव में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र भारत में इस सिद्धांत को अपनाना एक साहसिक और दूरदर्शी निर्णय था, क्योंकि उस समय देश में व्यापक निरक्षरता और सामाजिक असमानताएं मौजूद थीं। इसके बावजूद संविधान निर्माताओं ने जनता पर विश्वास व्यक्त किया और सभी को मतदान का अधिकार दिया। इस प्रकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी और समानता को सुनिश्चित करता है। अब हम जानेंगे एकल नागरिकता। भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था अपनाने के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषता है। इसका अर्थ है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक होता है, किसी राज्य का पृथक नागरिक नहीं। यानी भारत में राष्ट्रीय और राज्य दो स्तर की नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। संघीय देशों में सामान्यतः द्वैध नागरिकता की व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्ति राष्ट्रीय नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है। इसके विपरीत भारत में केवल एक ही नागरिकता है, जो पूरे देश के लिए समान है। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी नागरिकता भारतीय ही होती है। एकल नागरिकता का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना है। ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि नागरिकों की पहचान पूरे राष्ट्र से जुड़ी रहे, न कि केवल किसी एक राज्य से। इससे सभी नागरिकों को पूरे देश में समान अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य में निवास करते हों। भारतीय संविधान राज्यों के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं देता। इसका अर्थ है कि किसी नागरिक के साथ केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो किसी विशेष राज्य से संबंधित है। इस प्रावधान से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीयता की प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार एकल नागरिकता भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है, जो इसे अन्य संघीय व्यवस्थाओं से अलग बनाती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत आधार प्रदान करती है। अब हम जानेंगे स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं।
भारतीय संविधान ने केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना ही नहीं की, बल्कि कुछ स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का भी प्रावधान किया है। ये भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इन संस्थाओं का उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाए रखना है, ताकि शासन प्रणाली में संतुलन और विश्वसनीयता बनी रहे। सबसे पहले बात करें निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। ये संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। इसका कार्य ये सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएजी केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों का परीक्षण करते हैं तथा सार्वजनिक धन के सही उपयोग की निगरानी करते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो और वित्तीय जवाबदेही बनी रहे। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है तथा नियुक्ति संबंधी मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये संस्था प्रशासनिक तंत्र में योग्य और निष्पक्ष अधिकारियों के चयन को सुनिश्चित करती है। राज्यों में भी राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीएससी की व्यवस्था की गई है, जो राज्य सेवाओं की भर्ती से संबंधित कार्य करता है। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशासनिक चयन की स्वतंत्र प्रणाली स्थापित की गई है। इन संस्थाओं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे उन्हें पद की सुरक्षा प्रदान की गई है, उनकी सेवा शर्तें निश्चित की गई हैं और उनके वेतन और व्यय को संचित निधि पर आरोपित किया गया है, ताकि कार्यपालिका उन पर अनावश्यक दबाव न डाल सके। इस प्रकार ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं लोकतांत्रिक शासन की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुदृढ़ करती हैं और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत आधार प्रदान करती हैं। अब हम जानेंगे आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का विस्तृत वर्णन किया गया है, ताकि असाधारण परिस्थितियों में देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। संविधान निर्माताओं ने ये समझा था कि सामान्य समय के साथ साथ संकट की स्थिति में भी एक सुदृढ़ सांविधानिक व्यवस्था आवश्यक है। संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। इसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जा सकता है। इस स्थिति में केंद्र सरकार की शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाती हैं और वो राज्यों पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर सकती है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरा, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। ये तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में सांवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। इस स्थिति में राज्य का शासन राष्ट्रपति के नियंत्रण में आ जाता है और केंद्र सरकार राज्य प्रशासन को संचालित करती है। तीसरा, वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इसे तब घोषित किया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख को गंभीर खतरा हो। इस स्थिति में केंद्र सरकार को वित्तीय नियंत्रण के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं और वो राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकती है। आपातकाल के दौरान भारतीय संघीय व्यवस्था अस्थायी रूप से एकात्मक स्वरूप धारण कर लेती है। इसका अर्थ ये है कि सामान्य समय में जो शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, वे संकट की घड़ी में केंद्र के अधीन अधिक केंद्रित हो जाती हैं। इस समय केंद्र सरकार राज्यों पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर सकती है, ताकि राष्ट्रीय हित और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। इस प्रकार आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की एक विशिष्ट विशेषता है। ये सामान्य समय में संघीय व्यवस्था प्रदान करते हैं और संकट के समय में एकात्मक व्यवस्था का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, जिससे देश की एकता और स्थिरता सुरक्षित रह सके। अब हम जानेंगे त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। प्रारंभ में भारतीय संविधान ने द्विस्तरीय शासन व्यवस्था प्रदान की थी, जिसमें केवल केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें थीं। अर्थात शासन की संरचना 2 स्तरों पर आधारित थी, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। ये व्यवस्था संघीय ढांचे पर आधारित थी, जिसमें शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन संविधान की सूचियों के माध्यम से निर्धारित किया गया था। लेकिन लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए बाद में एक तीसरा स्तर जोड़ा गया। इसका उद्देश्य ये था कि शासन केवल शीर्ष स्तर पर ही सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित हो।
73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये भारतीय लोकतंत्र के विकास में एक ऐतिहासिक कदम था। 73वें संशोधन अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। साथ ही 11वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें पंचायतों के कार्यों की सूची दी गई है। इससे ग्रामीण स्तर पर स्वशासन को मजबूत आधार मिला। इसी प्रकार 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। साथ ही 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगरपालिकाओं के कार्यों का उल्लेख है। इससे शहरों में स्थानीय प्रशासन को स्पष्ट अधिकार और दायित्व प्राप्त हुए। इस प्रकार भारत में शासन व्यवस्था अब 3 स्तरों पर कार्य करती है। पहला केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। ये व्यवस्था लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाती है और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान करती है। इससे जनता सीधे शासन प्रक्रिया में भाग ले सकती है और अपनी क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र को मजबूत, सहभागी और जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाती है। अब हम जानेंगे सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा। भारत में सहकारी समितियों का विशेष महत्व रहा है, विशेषकर कृषि, ऋण, डेयरी, आवास और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में। इन समितियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, छोटे किसानों और कमजोर वर्गों को सहयोग देने तथा सामूहिक विकास की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये संशोधन सहकारी आंदोलन को संस्थागत और संवैधानिक आधार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संशोधन द्वारा 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए। पहला, अनुच्छेद 19(1) क के संशोधन कर सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का हिस्सा बना दिया गया। इसका अर्थ ये है कि अब नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का अधिकार संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों में नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, जिसमें राज्य को सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया। इससे ये स्पष्ट हुआ कि राज्य का दायित्व है कि वो सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करे। तीसरा, संविधान में नया भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों में उनकी संरचना, चुनाव, कार्यकाल और प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य सहकारी समितियों को दाम्पतिक, स्वायत्त और पेशेवर ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने सदस्यों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर सकें। बहुराज्यीय सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, जबकि राज्य के भीतर कार्य करने वाली समितियों के लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। इस प्रकार संघीय ढांचे के अनुरूप सहकारी समितियों के नियमन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार 97वें संशोधन ने सहकारी आंदोलन को एक सशक्त संवैधानिक आधार प्रदान किया और इसे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्थापित किया। अब हम जानेंगे उधार लिया गया संविधान। भारतीय संविधान की एक प्रमुख आलोचना ये रही कि ये विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों का संग्रह है। कुछ आलोचकों ने तो इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स और हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया। उनका कहना था कि भारतीय संविधान में मौलिकता यानी ओरिजिनैलिटी की कमी है और ये अधिकतर विदेशी स्रोतों पर आधारित है। आलोचकों का तर्क ये था कि संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों से प्रावधान लेकर उन्हें एक साथ जोड़ दिया, इसलिए ये पूरी तरह मौलिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि हम वास्तविकता को देखें तो ये आलोचना पूरी तरह उचित नहीं ठहरती। वास्तव में संविधान निर्माताओं ने विश्व के अनेक प्रसिद्ध संविधानों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि देशों के संवैधानिक अनुभवों को समझा और उनमें से उपयुक्त प्रावधानों को सावधानीपूर्वक अपनाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन प्रावधानों को ज्यों का त्यों नहीं लिया गया, बल्कि भारतीय परिस्थितियों, सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार संशोधित किया गया।
भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक और विविधताओं से भरा देश है, इसलिए संविधान को भारतीय समाज की वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना आवश्यक था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आलोचना का उत्तर देते हुए स्पष्ट कहा था कि आधुनिक युग में कोई भी संविधान पूरी तरह नया नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल सिद्धांत अब विश्व भर में स्थापित हो चुके हैं, अंतर केवल उनके अनुप्रयोग और अनुकूलन में होता है। अर्थात किसी भी देश का संविधान पूर्णतः मौलिक नहीं होता, वो पूर्व अनुभवों और सिद्धांतों से सीख लेकर ही विकसित होता है। इसीलिए भारतीय संविधान को अंधी नकल नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये विश्व के श्रेष्ठ संवैधानिक अनुभवों का समन्वित और व्यावहारिक रूप है। इस प्रकार भारतीय संविधान की ये विशेषता उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी परिपक्वता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। अब हम जानेंगे 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि। भारतीय संविधान की एक अन्य प्रमुख आलोचना ये रही कि ये भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग प्रतिलिपि है। कुछ विद्वानों का मत था कि संविधान के अनेक प्रावधान सीधे उसी अधिनियम से लिए गए हैं। एन श्रीनिवासन ने कहा कि भाषा और विषय वस्तु दोनों में संविधान 1935 के अधिनियम से काफी मिलता जुलता है। इसी प्रकार ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स ने भी ये टिप्पणी की कि संविधान के कई प्रावधान लगभग शब्दशः उस अधिनियम से लिए गए हैं। संविधान सभा के सदस्य PR देशमुख ने तो इसे 1935 के अधिनियम का संशोधित रूप तक कहा। वास्तव में यदि हम प्रशासनिक और संघीय ढांचे की बात करें तो ये सच है कि 1935 के अधिनियम का संविधान पर गहरा प्रभाव था। इसका कारण ये था कि वो अधिनियम उस समय भारत में लागू प्रमुख कानून था और प्रशासन उसी ढांचे पर चल रहा था। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि प्रभाव होना और प्रतिलिपि होना दोनों अलग बातें हैं। इस आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि किसी भी संविधान में उपयोगी प्रावधानों को अपनाना अनुचित नहीं है। यदि कोई व्यवस्था पहले से सफल और व्यावहारिक है तो उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक विचारों पर किसी का एकाधिकार या पेटेंट नहीं होता। लोकतांत्रिक सिद्धांत और प्रशासनिक व्यवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं, जिन्हें अलग अलग देश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनाते और ढालते हैं। अतः भारतीय संविधान को अंधी प्रतिलिपि कहना उचित नहीं है, बल्कि ये कहना अधिक सही होगा कि संविधान ने उस अधिनियम के उपयोगी प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित और विस्तारित रूप में अपनाया। इस प्रकार भारतीय संविधान केवल नकल नहीं है, बल्कि ये अनुभव, सुधार और भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार विकसित एक स्वतंत्र और परिपक्व दस्तावेज है। अब हम जानेंगे अभारतीय या प्रतिभारतीय संविधान। कुछ आलोचकों का मत था कि भारतीय संविधान भारतीय परंपराओं, संस्कृति और राजनीतिक विरासत को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता। उनके अनुसार संविधान पर पाश्चात्य विचारों और व्यवस्थाओं का अत्यधिक प्रभाव है। आलोचकों का मानना था कि संविधान की संरचना में भारतीय परंपरा की अपेक्षा पश्चिमी प्रभाव अधिक दिखाई देता है। उनका तर्क था कि भारत की अपनी ग्राम आधारित परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक ढांचा है, इसलिए संविधान को इन्हीं आधारों पर निर्मित होना चाहिए था। संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया ने एक भावनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम वीणा या सितार का संगीत सुनना चाहते थे, लेकिन यहाँ अंग्रेजी बैंड की धुन सुनाई दे रही है। इस कथन के माध्यम से उन्होंने ये संकेत दिया कि संविधान में भारतीय सांस्कृतिक स्वर कम और पाश्चात्य स्वर अधिक प्रतीत होते हैं। लोकनाथ मिश्रा ने इसे पश्चिम की अंधी नकल तक कह दिया। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण साहू ने भी आशंका व्यक्त की कि ये संविधान भारत की मूल आत्मा से मेल नहीं खाता और व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पाएगा। आलोचकों का मुख्य तर्क ये था कि संविधान भारतीय ग्राम आधारित परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए था। उनके अनुसार भारतीय समाज की जड़ें गांवों में है, इसलिए शासन प्रणाली भी उसी आधार पर निर्मित होनी चाहिए थी। लेकिन समर्थकों का मत इससे भिन्न था। उनका कहना था कि संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और इसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। संविधान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे सिद्धांत शामिल किए गए, जो किसी एक संस्कृति के नहीं बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। समर्थकों ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान ने केवल वेस्टर्न विचारों को नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया।
इस प्रकार अभारतीय संविधान की आलोचना मुख्यतः वेस्टर्न प्रभाव को लेकर उठाई गई थी, किंतु व्यवहार में भारतीय संविधान ने अपनी प्रभावशीलता सिद्ध की। पिछले अनेक दशकों से ये संविधान सफलतापूर्वक देश का मार्गदर्शन कर रहा है और भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान कर रहा है। अतः ये कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान न तो अभारतीय है और न ही प्रति भारतीय, बल्कि ये आधुनिकता और भारतीयता का समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम जानेंगे अगांधीवादी संविधान। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण आलोचना ये रही कि इसमें महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों का पर्याप्त प्रतिबिंब नहीं मिलता। आलोचकों का मत था कि संविधान की संरचना गांधी जी की ग्राम स्वराज और विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर आधारित होनी चाहिए थी। गांधी जी का विश्वास था कि वास्तविक लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर विकसित होना चाहिए। उनका मानना था कि शासन की मूल इकाई गांव होना चाहिए और प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर तथा स्वशासी इकाई के रूप में कार्य करे। वे पंचायत आधारित शासन प्रणाली को लोकतंत्र का वास्तविक आधार मानते थे। संविधान सभा के सदस्य के हनुमंतैया ने भी ये कहा कि ये वो संविधान नहीं है जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी। उनके अनुसार संविधान में गांधी जी के ग्राम आधारित विकेंद्रीकृत शासन का स्वरूप पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं देता। टुंगुतुरी प्रकाशम ने भी ये टिप्पणी की कि संभवतः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का गांधीवादी आंदोलन से प्रत्यक्ष संबंध न होना भी इसका एक कारण हो सकता है। आलोचकों का मुख्य तर्क ये था कि संविधान ने केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को प्राथमिकता दी, जबकि गांधी जी विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शक्ति का केंद्र में अधिक संकेंद्रण लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। हालांकि ये भी सत्य है कि प्रारंभिक संविधान में पंचायतों को पर्याप्त स्थान नहीं मिला, लेकिन बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इससे पंचायतों और नगरपालिकाओं को सशक्त किया गया और गांधी जी के विकेंद्रीकरण के विचार को काफी हद तक मूर्त रूप दिया गया। इस प्रकार अगांधीवादी संविधान की आलोचना मुख्यतः गांधी जी के विकेंद्रीकरण के विचारों को लेकर थी, लेकिन समय के साथ हुए संशोधनों के माध्यम से इस कमी को काफी हद तक दूर किया गया। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रारंभिक रूप में संविधान पूर्णतः गांधीवादी नहीं था, परंतु बाद के विकास और संशोधनों ने उसे गांधी जी की ग्राम स्वराज की भावना के अधिक निकट ला दिया। अब हम जानेंगे वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान की एक आलोचना ये रही कि ये अत्यधिक विधिक अर्थात लीगलिस्टिक और जटिल भाषा में लिखा गया है। इसमें प्रयुक्त तकनीकी शब्दावली और विस्तृत कानूनी प्रावधानों के कारण इसे समझना सामान्य नागरिकों के लिए कठिन माना गया। आलोचकों का कहना था कि संविधान की भाषा इतनी कानूनी और विस्तृत है कि आम व्यक्ति के लिए उसके आशय को समझना आसान नहीं है। ब्रिटिश संवैधानिक विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स ने इसे लॉयर्स पैराडाइज अर्थात वकीलों का स्वर्ग कहा। उनका तात्पर्य ये था कि संविधान की जटिल भाषा और विस्तृत प्रावधान न्यायालयी व्याख्याओं और मुकदमों की संख्या बढ़ा सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य H.K. माहेश्वरी ने भी ये आशंका व्यक्त की कि ये संविधान लोगों को अधिक मुकदमेबाजी की ओर प्रेरित कर सकता है। इसी प्रकार P.R. देशमुख ने कहा कि संविधान एक विधि पुस्तक की भांति प्रतीत होता है, जबकि इसे एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना चाहिए था। उनका संकेत इस ओर था कि संविधान में कानूनी विवरण अत्यधिक है और इसकी भाषा आम जन के लिए सरल नहीं है। आलोचकों का मुख्य तर्क ये था कि अत्यधिक कानूनी भाषा संविधान को आम जनता से दूर कर सकती है। यदि संविधान को समझना ही कठिन हो तो नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता प्रभावित हो सकती है। हालांकि समर्थकों का मत इससे अलग था। उनका कहना था कि भारत जैसा जटिल और विविध देश स्पष्ट और विस्तृत कानूनी भाषा की मांग करता है ताकि व्याख्या में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और सामाजिक परिस्थितियां हैं। ऐसे में यदि प्रावधान अस्पष्ट होते तो उनकी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती थीं, जिससे प्रशासनिक और न्यायिक विवाद बढ़ सकते थे। इसलिए स्पष्टता और विस्तार आवश्यक थे। इस प्रकार वकीलों का स्वर्ग वाली आलोचना संविधान की भाषा और संरचना से संबंधित थी, किंतु इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था को स्पष्ट, व्यवस्थित और स्थिर बनाना था ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी अस्पष्टता से बचा जा सके।
अतः ये कहा जा सकता है कि संविधान की विस्तृत और विधिक भाषा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक सुविचारित व्यवस्था का परिणाम है। अब हम जानेंगे निष्कर्ष। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और समन्वित लिखित संविधान है। इसकी संरचना में विभिन्न संवैधानिक अनुभवों, ऐतिहासिक परिस्थितियों और भारतीय समाज की विविधताओं का गहरा समावेश दिखाई देता है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का संतुलित समन्वय दिखाई देता है, अर्थात जहां आवश्यक हो वहां संशोधन की स्पष्ट प्रक्रिया दी गई है और जहां स्थिरता जरूरी है वहां कठोरता भी सुनिश्चित की गई है। यही संतुलन इसे स्थायी और व्यावहारिक बनाता है। ये संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, लेकिन आवश्यक परिस्थितियों में ये एकात्मक स्वरूप भी ग्रहण कर सकता है। विशेषकर आपातकालीन स्थितियों में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों के हितों का संतुलन स्थापित किया गया है। जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का बोध कराते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित करती हैं। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं शासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करती हैं। विभिन्न आलोचनाओं के बावजूद भारतीय संविधान ने समय की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध किया है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक अनेक चुनौतियों, राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक बदलावों के बीच ये संविधान देश का मार्गदर्शन करता रहा है। ये केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये हमारे राष्ट्र के आदर्शों, मूल्यों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। अतः भारतीय संविधान न केवल शासन का आधार है बल्कि ये भारत की एकता, लोकतंत्र और प्रगतिशील भविष्य का सशक्त प्रतीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।